हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलो तो आज हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टडी करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। ठीक है, पढ़ेंगे, देखेंगे इसको। और जितना भी वीडियो जो अपलोड हो रहा है, ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जुपिटर एकेडमी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि नेक्स्ट जितना भी वीडियो हमारा है वो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और आप हमेशा याद रखें कि जब भी लेक्चर देखेंगे तो कॉपी पेन ज़रूर रखें, नोट्स भी बनाते जाएं साथ में। ठीक है, बाकी तो मैं बताया था कल। चलो स्टडी करते हैं कूलम्स लॉ। देखो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है कूलम्स लॉ। इसको समझते हैं हम लोग, इस पे न्यूमेरिकल फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो इसका अप्रोच क्या है उसको देखते हैं। Q1, दिस इज द चार्ज Q2, डिस्टेंस इज व्हाट R। चलो थोड़ा सा कंपेयर करते हैं हम इसको, ध्यान से देखो। F इज इक्वल टू G M1 M2 बाई R स्क्वायर। ये मास हो गया M1, ये मास हो गया M2 और ये डिस्टेंस R। चलो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े होंगे आप। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग क्या पढ़ते थे, अगर दो मास है, दो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, तो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेगा और दो मास के कारण डेवलप होता था, दो मास के कारण डेवलप होता था ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो मैं लिखा हूं यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशन में आप ऑलरेडी पढ़े हो कि दो मास है M1 M2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या R हो गया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का स्टेटमेंट क्या होता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द मास, स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द मास। मतलब वैल्यू आता था F इज इक्वल टू G M1 M2 बाई R स्क्वायर। अब देखो यहां पे ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये हमेशा क्या अट्रैक्ट करता है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन द नेचर, है ना। बट इन केस ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ में क्या स्टडी करेंगे हम लोग, कूलम्स लॉ में क्या पढ़ेंगे हम लोग। देखो कूलम्स लॉ में चार्ज होता है Q1 और Q2, कूलम्स लॉ में चार्ज होता है। डिस्टेंस क्या, इसमें भी डिस्टेंस R लिए, मतलब ये जो चार्ज है ये रेस्ट में रहेगा। ठीक है, मतलब पॉइंट चार्ज है, स्टैटिक चार्ज है। और अगर ये दो चार्ज रेस्ट में रहा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या फिक्स रहेगा, रहेगा, बिल्कुल रहेगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, according to Coulomb's law, Coulomb force directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square distance between the charge। क्लियर है। अब देखो जो डिफरेंसेस होता था उसको देखेंगे। जैसे अगर मतलब इसको आप कह सकते हो कूलम्स लॉ, इट इज आल्सो सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल लॉ, है ना। But difference is what? In case of gravitational force, two objects always attract to each other. But in case of Coulomb's law, Coulomb force repulsive भी हो सकता है और attractive भी हो सकता है। तो ये repulsive कब होगा और attractive कब होगा। मान लो कि एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है ना। Q2 और क्या Q1 है। अगर दोनों का नेचर सेम रहा तो ये रिपेल करेगा, दोनों का नेचर अपोजिट रहा तो ये अट्रैक्ट करेगा।
मतलब अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज होगा तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा तो फोर्स रिपल्सिव होगा। क्लियर है? इट मीन्स व्हाट कि डिफरेंसेस क्या आया, कूलम फोर्स में रिपल्सिव भी हो रहा है और अट्रैक्टिव भी हो रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में अट्रैक्टिव होता है। क्लियर है? अब तुमको ये पता चल गया कि ये रिपल्सिव और अट्रैक्टिव कब होगा, कब होगा। अगर सेम नेचर रहा तो रिपल्सिव होगा, अपोजिट नेचर रहा तो अट्रैक्टिव होगा। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरमीडिएट मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब मान लो एक मास यहां पे m1 है, दूसरा यहां पे m2 है, तो दोनों के बीच का मीडियम क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता ग्रेविटेशनल फोर्स। बट कूलम फोर्स इंटरमीडिएट मीडियम पर डिपेंड करता है। कूलम फोर्स इंटरमीडिएट मीडियम पे डिपेंड करता है ना। उस मीडियम के कारण आगे बढ़ेंगे फर्दर, रिलेटिव परमिटिविटी होगा, है ना, उसको उस समय देखेंगे आगे। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि कूलम्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। Coulomb force may be attractive, may be repulsive. It is depends on nature of charge. Same nature of charge repel to each other. Opposite nature of charge attract to each other. ठीक है? And Coulomb force में मैं बताया था सेकेंड डिफरेंसेस और ग्रेविटेशनल फोर्स में कि इंटरमीडिएट मीडियम पर डिपेंड नहीं करता और ये डिपेंड करता है। तो Coulomb फोर्स also depend on the इंटरमीडिएट मीडियम बिटवीन द चार्ज के बीच का जो मीडियम है उस पे भी डिपेंड करेगा। आगे मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। ठीक है? इट इज applicable for the point charge। चलो देखो, तो कूलम्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, है ना। कूलम फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। और देखो दो पॉइंट लिखा हूं मैं, बोथ चार्ज मस्ट बी इन अ मीडियम। मतलब इसको समझेंगे, both charge must be in a medium। दो जो चार्ज है वो एक मीडियम में होना चाहिए। मतलब मान ले चार्ज एयर में है तो दूसरा चार्ज एयर में है। अगर मान ले ये वाटर में है, मतलब कोई भी मीडियम है, तो दूसरा चार्ज भी उसी मीडियम में है, तो दोनों चार्ज को क्या करेंगे, एक मीडियम में रखेंगे। समझ रहे हो? चलो देखो लास्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, इट इज अप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्ज। इसको समझेंगे। इट इज अप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्ज। इट मीन्स जो चार्ज है हमारे पास, दोनों चार्ज रेस्ट में है। मतलब अगर एक चार्ज मान लो यहां पे तो दूसरा चार्ज यहां पे है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, मोशन में नहीं है। क्योंकि चार्ज जब मोशन में आएगा, तो मैं बताया था कल कि चार्ज जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना क्या है, इफेक्ट ऑन सराउंडिंग, है ना, अबाउट स्टैटिक चार्ज। तो दोनों चार्ज को क्या है, रेस्ट में होना होगा और एक मीडियम में होना होगा, सेम मीडियम में। ठीक है? चलो देखते हैं आगे। Force directly proportional, force means Coulomb force directly proportional to the product of charge, तो Q1 and Q2, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। Force inversely proportional to the square distance between the charge,
अब देखो स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1 अपॉन इनवर्सली होता है ना। अब देखो डिस्टेंस r था तो r का स्क्वायर कर दिए, d होता तो d का स्क्वायर कर देते, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 1 एंड 2 से, तो आप क्या लिखोगे, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द q1 q2 बाय क्या, r स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, q1 q2 बाय r स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ, दिस इज फॉर्मूला ऑफ कूलम फोर्स। यह किसका फॉर्मूला हो गया, कूलम फोर्स का। समझ में आ रहा है छात्र एवं छात्राओं, ध्यान से देखिए, है ना। प्रोपोर्शनैलिटी को जब रिप्लेस किए इसको, है ना, एलिमिनेट किए, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, के। तो ये के कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हो जाएगा, वेयर F इज व्हाट, कूलम फोर्स, K इज व्हाट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, Q1 क्या, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, Q2 इज व्हाट, चार्ज ऑफ द अदर पार्टिकल। दो पार्टिकल है ना, एक का चार्ज Q1 दूसरे का चार्ज Q2। R क्या, डिस्टेंस, स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द, R क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। क्लियर है। अब चलो देखो, अगर आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, F इज इक्वल टू K का वैल्यू हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर लिख सकते हो। इट इज आल्सो द फॉर्मूला ऑफ कूलम फोर्स, इट इज आल्सो द फॉर्मूला ऑफ कूलम फोर्स। क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं, K का वैल्यू लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जब न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में K का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे, इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो K का वैल्यू ऐसे मैं बता दे रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसका वैल्यू होता है तो 9 × 10 टू द पावर 9। इसको आप याद रखेंगे कि K का वैल्यू कितना हो गया, 9 × 10 टू द पावर 9, है ना। अब देखो एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू क्या होगा, 8.85 × 10 टू द पावर -12। क्लियर है। इस एप्सिलॉन नॉट का चर्चा करेंगे, परमिटिविटी होता है। एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, परमिटिविटी, के इज व्हाट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। तो कूलम फोर्स में हमने क्या पढ़ा कि कूलम फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पे, स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, एंड बोथ चार्ज मस्ट बी इन अ मीडियम, दोनों चार्ज को एक मीडियम में होना होगा। क्लियर है। इट इज एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्ज, ये वैलिड होता है किसके लिए, एप्लीकेबल किसके लिए होता है, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हो गया, रेस्ट में जो चार्ज है, जो चार्ज रेस्ट में है। क्लियर है। अब देखो तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। अब देखो 1 and 2 से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्स, मतलब रिलेट कर दिए तो इनवर्सली में आ गया ना ये। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। उसके बाद K का वैल्यू होता है अपने को पता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वैल्यू ऑफ K विल बी व्हाट, 9 × 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो इट इज आल्सो फार्मूला ऑफ कूलम फोर्स, इट इज आल्सो फार्मूला ऑफ कूलम फोर्स। जो अच्छा लगता है उसको लिखिए, छापिए इसको। K क्या हो गया, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, Q1 Q2 को क्या बोलेंगे, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, एंड R विल बी व्हाट, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द
चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। क्लियर है? अब यहां तक आप समझ गए हो। अब देखो आगे देखते हैं हम लोग यूनिट, यूनिट ऑफ के एंड एप्सिलॉन नॉट। के और एप्सिलॉन नॉट का यूनिट देखेंगे। तो अपने को पता है फॉर्मूला क्या, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। अरे होता है ना, अभी पढ़ाए हैं। अब चलो देखो, आप लिख सकते हो के का यूनिट निकालना है। ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एफ आर स्क्वायर, और Q1 Q2 को डिवाइड कर देंगे तो K इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन व्हाट, Q1 इंटू Q2। तो आप लिख सकते हो K इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय क्या, Q1 इंटू Q2। अब देखो फोर्स का यूनिट क्या होगा, ये तो पता है ना। फोर्स का यूनिट क्या, न्यूटन, डिस्टेंस का क्या, मीटर, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, अपॉन Q1 इंटू Q2। तो Q मतलब चार्ज का यूनिट कूलम, इसका भी कूलम, कूलम इंटू कूलम क्या होगा, कूलम स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ के का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है? अब चलो देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट देखेंगे, इसको आप याद रखिएगा। देखो अपने को पता है F इज इक्वल टू क्या, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के का वैल्यू क्या होता है, F इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब देख इसका यूनिट निकालना है एप्सिलॉन नॉट का, तो इसको LHS में ले आओ, F को डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई F Q1 Q2 बाय क्या, आर स्क्वायर। इतना आएगा वैल्यू, अरे आएगा हाँ या ना। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाय 4 पाई F Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, बिल्कुल आएगा। अब चलो देखते हैं यूनिट। 1 बाय 4 पाई कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का नहीं तो यूनिट होता है, नहीं तो डायमेंशन होता है ना। चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम इनटू कूलम, दैट इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर। ये क्या हो गया, यूनिटलेस हो गया। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का क्या, मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से आप देखिए इसको और इसको, देखिए रिवर्स लग रहा है एक दूसरे का, रेसिप्रोकल। तो जितना यूनिट होगा के का उसका उल्टा कर दो, यूनिट होगा एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, छापिए। चलो देखो, if charge Q1 2 microcoulomb and charge Q2 3 microcoulomb are separated a distance 10 centimeter, then calculate the coulomb force। देखो क्वेश्चन को, छोटा क्वेश्चन है कि दो चार्ज है Q1 और Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्स कैलकुलेट करिए, कूलम फोर्स कैलकुलेट करिए, इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करिए। तो चलिए देखते हैं ध्यान से इसका सॉल्यूशन। चूंकि मैं आपको यहां पे बताना ये चाह रहा हूं, सवाल में ध्यान से देखिए, चार्ज का यूनिट में क्या बताया हूं, कूलम। जो डाटा मिलेगा आपको माइक्रो में भी रहेगा, जनरली माइक्रो में रहता है, माइक्रो और कूलम में। ठीक है, मिली कभी कभी रहेगा। तो देखो एक छोटा सा
टर्म है, इसको याद रखेंगे, उसका बहुत यूज होगा आगे। मिली, 1 मिली इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3, 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6, 1 नैनो इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9, 1 पिको इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12। ये आपको मैक्सिमम मिलेगा कैपेसिटर में, पिको फैराड। ये आगे देखेंगे, आप सिर्फ वैल्यू याद रखेंगे। 1 मिली इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3, 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 एंड 1 नैनो इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 एंड 1 पिको इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12। और देख, अगर डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इतना कर देंगे। अब देखो सेंटीमीटर मतलब 100 से डिवाइड करते हैं तो मीटर में आ जाएगा। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि लेंथ का जो एसआई यूनिट होगा वो मीटर हो जाएगा और चार्ज का क्या, कूलम हो जाएगा। क्योंकि जब भी कैलकुलेट करना है आपको, आंसर लाना है आपको, तो आप एसआई यूनिट में लाएंगे जनरली। तो क्वेश्चन में हो सकता है कि कूलम में चार्ज ना दिया हो, माइक्रो के टर्म में हो, नैनो के टर्म में हो, है ना, मिली के टर्म में हो, आगे मिलेगा भी बुक में भी या पैकेज भी जो भेजूंगा। अब देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस सेंटीमीटर में होगा, मिलीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में तो कोई बात नहीं। तो अगर मान लो कि डिस्टेंस मीटर में नहीं है तो उसको मीटर में चेंज कर लेंगे, पहला काम। और चार्ज अगर कूलम्ब में नहीं है तो उसको कूलम्ब में चेंज कर लेंगे। तो इस सॉल्यूशन करने से पहले आप ध्यान रखें हमेशा कि डिस्टेंस अगर मीटर में हो देन गुड, अगर नहीं हो तो मीटर में उसको चेंज कर लेंगे, है ना। और चार्ज, चार्ज अगर कूलम्ब में नहीं हो तो चार्ज को कूलम्ब में चेंज कर लेंगे। मतलब या तो मिली में रहेगा, माइक्रो में रहेगा, नैनो में रहेगा, वैल्यू बता दिया हूं, वैल्यू रख दोगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो चार्ज है, दोनों का बीच का डिस्टेंस है दिया हुआ है, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो आप पढ़े हो क्या पढ़े हो, कूलम फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय क्या, आर स्क्वायर। तो देखो K का वैल्यू मैं बता रखा था कि इसका वैल्यू कितना बताया था, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, याद रखेंगे आप बिल्कुल ABCD के जैसा। तो 9 का वैल्यू कितना होगा, K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q1 का वैल्यू कितना 2 माइक्रो कूलम है, तो माइक्रो को चेंज कर लेंगे कूलम में। तो माइक्रो इज का वैल्यू कितना है 10 टू दी पावर माइनस 6, है ना। तो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 लिए तो कूलम में आ गया, इनटू ये किसका वैल्यू है, Q1 का, है ना। मैं लिख दे रहा हूं, है ना। Q1 कितना है, Q1 2 माइक्रो कूलम, इसको चेंज करोगे तो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम। Q2 दिया हुआ है कितना 3 माइक्रो कूलम, इसको चेंज करोगे कितना होगा 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम। देखो ये डाटा दिया हुआ था ना, चेंज कर लिए कूलम को, चेंज कर लिए, ठीक है। अब देखो K का वैल्यू कितना 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q1 का कितना 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, Q2 का कितना 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 दिया हुआ है। तो Q2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर R। अब देखो यार चार्ज को कूलम में चेंज किए हैं तो डिस्टेंस को भी मीटर में चेंज करेंगे। डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका क्या स्क्वायर, है ना।
चलिए इतना कर लिया आप, अब आसानी से आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर दूं, कर लोगे? चलो कर देता हूं। अब देखिए 9 2 3 को पहले लिखो, तो 3 इंटू 2 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 54। अब देखो 10 टू द पावर -6 कितना हो जाएगा? 12। और 10 टू द पावर +9 तो -12 + 9 क्या होगा? कितना बचेगा बोलो? 10 टू द पावर -3 अपॉन 10 का स्क्वायर 100 और 10 टू द पावर -2 का 4, तो 100 को क्या लिख सकते हो? 10 टू द पावर 2 लिख सकते हो, और 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर 10 टू द पावर -4, -4 2 को बैलेंस करेगा, क्या हो जाएगा? 54 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 10 टू द पावर -2, ऊपर ले जाओ क्या होगा? 54 इंटू ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर +2। चलो देखो, तो 54 3 को 2 बैलेंस किया तो 10 टू द पावर -1। अब देखिए 54 इसको डिवाइड करो तो 10 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 5.4। क्या निकाले हैं? फोर्स ना जी, तो फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। आया? इस पे कुछ सवाल भी होगा बुक में, उसको करोगे। चलो अब थोड़ा सा याद दिलाएंगे अब थोड़ा याद दिलाएंगे वेक्टर का, बेसिक क्लास का, मोशन में पढ़े, वेक्टर में पढ़े होंगे, है ना? तो हम लोग सीखते हैं कि कैलकुलेट कैसे करेंगे, वेक्टर का यूज कैसे करेंगे। कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज ए ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज एज शोन इन फिगर। अब देखो ये फिगर है, मैं दे रखा हूं यहां पे। अब ये फिगर में देखो साइड क्या है? ए स्मॉल ए क्या हो गया? साइड हो गया। और साइड सेम है, इसका मतलब क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए पे चार्ज Q है, बी पे चार्ज Q है, सी पे चार्ज Q है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे, कॉर्नर पे क्या है? चार्ज Q है। अब फोर्स कैलकुलेट करना है किस पे? ऑन चार्ज ए पर जो चार्ज है, ए पे कितना चार्ज है? Q। किसके कारण? ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज। तो इस पे अगर कैलकुलेट करेंगे रिमेनिंग जो बचा हुआ चार्ज है, किसका चार्ज है? बी का और सी का, मतलब इस पर इस चार्ज के कारण फोर्स होगा और इस पर इस चार्ज के कारण फोर्स होगा। तो ए चार्ज पे दो फोर्स लगा, मतलब चार्ज ड्यू टू चार्ज बी ड्यू टू चार्ज सी, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन चार्ज ए? मतलब ए पर जो चार्ज है उस पे बी वाले चार्ज और सी वाले चार्ज के कारण कितना फोर्स होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। अगर ये कैलकुलेट करना है तो थोड़ा सा वेक्टर का आपको नॉलेज चाहिए, उम्मीद करते हैं वो पता होगा आपको। चलिए देखते हैं। ए पर बी के कारण, इसको भूल जाओ, कुछ देर के लिए सी को भूल जाओ। तो ए और बी को ध्यान से देखो, अगर ए पे कैलकुलेट करना है तो बी के कारण क्या होगा? बी का चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, मैं बताया था ना अभी, नोट करके सेपरेट करके। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एफ ए पे लगा ड्यू टू बी, मतलब फोर्स ऑन चार्ज ए ड्यू टू चार्ज बी। क्लियर है? अब इसी पे इसके कारण देखेंगे, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू चार्ज सी। क्लियर है? अब देखो ये एंगल कितना? 60, ये भी 60, ये भी 60, अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा? 60 हो गया।
अब चलो थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप, या मैं बोल दे रहा हूं, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू, नहीं लिख देता हूं मैं, आर इज इक्वल टू, पढ़े हो आप, पॉजिटिव स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आप ऑलरेडी पढ़े हो, पढ़े। आर क्या, रिजल्टेंट, ए क्या, एक ट्रायंगल होता था, है ना, उसमें आप पढ़े हो। तो ए रिजल्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू, आप पढ़े हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो देखिए यहां पे जो कॉस थीटा होता था, ये जो कॉस थीटा है यहां पे, थीटा के पहले देखना क्या है, ए और बी। तो थीटा एंगल क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच का एंगल हो जाएगा। मतलब कॉस थीटा में थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहां पे अगर मान लो रहता पटना दिल्ली कॉस थीटा, तो थीटा क्या, एंगल बिटवीन पटना एंड दिल्ली। मतलब कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, इसके पहले देखना है। अब चलो देखो, ये इसको तुम वेक्टर ए जैसा मान लो और इसको क्या, वेक्टर बी के जैसा मान लो, मान लिया। अब इसका और इसका रिजल्टेंट, मतलब इस फोर्स का एफ ए सी एंड एफ ए वी, इट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अब इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, देख लेते हैं हम लोग। एफ आर, मान ली दोनों का रिजल्टेंट क्या, एफ आर, ठीक है। अब देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला, मतलब आर, जहां पे आर था पहले जो वेक्टर में आप पढ़े हो, आर रिजल्टेंट था, यहां पे एफ आर रिजल्टेंट है ना, समझ रहे हो। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट एफ ए सी का स्क्वायर प्लस एफ ए बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। ए के जैसा कुछ एफ ए सी, बी के जैसा कुछ एफ ए बी। क्या लिखोगे, 2 एफ ए बी एफ ए सी और कॉस थीटा। चलो ध्यान से देखो, अगर एफ ए सी एफ ए बी ये पता हो जाए अपने को तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको मैं देख ले रहा हूं, साइड में रफ कर ले रहा हूं। चलिए देखिए, एफ ए सी किसके बराबर होगा, एफ ए बी। क्यों बराबर होगा, देखो जब ए सी देखेंगे तो ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज तीनों सेम है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो एफ ए सी देखेंगे, अगर इसको भूल जाए तो देखिए एक चार्ज Q1 के जैसा ये है, Q2 के जैसा ये। कूलम फोर्स में मैं पढ़ाया हूं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, है ना। अब देखो, अगर कूलम फोर्स लगाओगे तो क्या मिलेगा वैल्यू, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर इसमें भी लगाते हो आप, एफ ए बी में भी लगाते हो तो Q1 Q2 सेम चार्ज और डिस्टेंस भी सेम, स्क्वायर करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए सी होगा। चलो देखो, दैट इज इक्वल टू के Q1 का वैल्यू Q1 का वैल्यू Q, Q2 का वैल्यू Q अपॉन डिस्टेंस कितना, अरे साइड बोलो, a का स्क्वायर। तो ये एफ ए बी के लिए भी सेम होगा और एफ ए सी के लिए भी सेम होगा, है ना। अगर इसको भूल जाते हो तो देखो एक पेयर, इसको भूल जाते हो एक पेयर, डिस्टेंस सेम और चार्ज का भी मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है। अब वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। पॉजिटिव स्क्वायर रूट एफ ए सी का वैल्यू कितना, के क्यू इंटू क्यू, क्यू का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एफ ए बी का वैल्यू भी कितना, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस
2। अब देखो ध्यान से, एफ ए बी एफ ए सी सेम वैल्यू है ना, लेकिन 2 बार मल्टीप्लाई हो गया तो क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं। अरे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता तो वैल्यू दिया हुआ है ना, वैल्यू लिख करके इसको स्क्वायर कर दिया। ठीक है, चलो देखो अब ध्यान से देखो, आप थोड़ा ध्यान से देखो, थीटा कितना होगा, एफ ए बी और एफ ए सी, मतलब मैं बताया था कॉस थीटा के पहले जो होगा उसके बीच का एंगल, जैसे मैं यहां पे बता रखा था कॉस थीटा के पहले ए बी है तो इसके बीच में, कॉस थीटा के पहले क्या है, एफ ए बी एफ ए सी, तो एफ ए बी और ए सी का बीच का एंगल, तो ए बी ये है, एफ ए बी ए और एफ ए सी ए, इसके बीच का एंगल कितना 60, तो क्या लिखोगे cos 60। cos 60 कितना होता है ये तो नहीं बताऊंगा। चलो देखो, पॉजिटिव स्क्वायर रूट के क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, अगर इसको x मान ले तो x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 के क्यू स्क्वायर बाय a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का स्क्वायर, cos 60 1 बाय 2, 2 कैंसल, तो 2 एक्स स्क्वायर, अगर x मान ले 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो देखो 2 से रूट कैंसिल हो गया, कितना बचेगा वैल्यू, रूट 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। समझ रहे हो क्या कैलकुलेट किए बालक, फोर्स, तो फोर्स का यूनिट, बालक एंड बालिकाओं, फोर्स, तो फोर्स का यूनिट क्या, न्यूटन। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आगे और भी इस पे सवाल करेंगे। ठीक है, बस पढ़ते जाएंगे आप, जितना भी पढ़े हो रिवीजन करते जाओ, क्वेश्चन बनाते जाओ, और जैसा क्वेश्चन बता रहा हूँ रिजल्टेंट का यूज करके सॉल्व करना है, जैसे स्क्वायर वाला भी आएगा, आगे चर्चा करूंगा, आप देखते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।